विबोध, हो ना हो मेरी सोने की चेन तुम्हारी बहन ने ही चुराई है और आज वो अपने ससुराल वापस जाने वाली है। हमें उसका बैग चेक करना पड़ेगा। वैसे भी सीमा नहाने गई हुई है। चलो तब तक हम उसका बैग चेक कर लेते हैं। निशा अपने पति विबोध से बोली। विबोध बोला, हाँ निशा, तुम सही कह रही हो। जल्दी चलो, इससे पहले कि सीमा बाथरूम से निकले हमें उसका बैग चेक कर लेना चाहिए। विबोध और निशा दोनों सीमा का बैग चेक करने उसके कमरे में पहुंचते हैं। निशा सीमा का हैंडबैग चेक करने लगती है और विबोध सीमा का सूटकेस चेक करने लगता है। दोनों बैग चेक कर ही रहे होते हैं कि सीमा बाथरूम से नहाकर बाहर आ जाती है। अपने भाई भाभी को अपना बैग चेक करते देख सीमा हैरान हो जाती है। विबोध और निशा भी उसे देख थोड़ा सहम जाते हैं। सीमा बोली, भैया भाभी, ये क्या कर रहे हो आप दोनों? मेरा बैग क्यों चेक कर रहे हो? निशा बोली, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है सीमा। हो ना हो मेरी सोने की चेन तूने ही चुराई है। देख, सीधे तरीके से चेन दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा बोली, भाभी, माना आप उम्र और ओहदे में दोनों में मुझसे बड़ी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। मैं तो कल आपको आपकी चेन ढूंढने में मदद कर रही थी और आज आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। आपने इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आप अपनी उस ननद पर इल्जाम लगा रही है, जिस ननद ने हर सुख दुख में आपका साथ दिया है। आज इतनी दूर ससुराल से इजाजत लेकर आपकी सेवा करने आई हूँ, भला मैं अपनी ही भाभी की चेन चुराऊंगी? ऐसा सोचा भी कैसे आपने? बोलकर रोने लगी सीमा। देखा आपने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो मेरी चेन चुरा ली और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। विबोध, ये ऐसे नहीं मानने वाली, गुस्से में बोली निशा। विबोध बोला, सीमा देख, हम तेरे घर की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि दामाद जी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ इतना सब देखकर तेरे मन में लालच जाग गया होगा। अब हमारे घर के ठाट बाट किसी का भी मन मोह सकते हैं और तू ठहरी गरीब। हम जानते हैं कि चेन तूने ही चुराई है, इसलिए चेन वापस दे दे, वरना मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि तू अभी के अभी अपनी गलती मान ले। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे सीमा बुरी तरह से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। सीमा ने अपना पूरा सूटकेस उन लोगों के सामने खाली कर दिया और हैंडबैग में से भी सब कुछ निकालकर पलंग पर फैला दिया और बोली, लीजिए, देख लीजिए सब कुछ, और फिर भी यकीन ना हो तो मेरे शरीर का भी स्कैन कर लीजिए कि कहीं मैंने पहने हुए कपड़ों में तो कुछ नहीं छुपाया। और मैं ये सब यहीं छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग मेरे सारे कपड़े अच्छे से चेक कर पाओ, कहीं किसी कपड़े की खुफिया जेब में मैंने वो चेन ना छुपा रखी हो। कहकर रोते रोते सीमा अपने मायके से निकल गई। पिता मनोहर जी, छोटा भाई नीलेश, भाभी शालू सभी ये हंगामा देख अपने अपने कमरे से बाहर आ गए और सीमा को रोकने लगे, मगर सीमा गुस्से में घर से बाहर गेट तक आ गई। बाहर आकर उसने रिक्शा ली और सीधा स्टेशन पहुंची और ट्रेन पकड़कर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। खिड़की की सीट पर बैठी सीमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो अतीत के गलियारे में खो गई। सीमा, विबोध और नीलेश तीनों भाई बहन की परवरिश मनोहर जी और कांता जी ने बहुत प्यार से की थी। बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे मनोहर जी, मगर इतना कमा लेते थे कि बच्चों और पत्नी को खुश रख पाए। विबोध शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, गांव में ज्यादा सुविधाएं ना होने के कारण मनोहर जी को विबोध को पढ़ाई के सिलसिले में शहर भेजना पड़ा। तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे और तीनों की पढ़ाई और उनकी फीस भी बढ़ती जा रही थी। मनोहर जी की दूध व किराने की दुकान थी, जहां वे दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाए। कांता जी भी मनोहर जी का व्यापार में खूब साथ देती। छोटा बेटा नीलेश, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने भी अब मनोहर जी के साथ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। हालांकि माँ पापा ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा था, मगर नीलेश बोला, पापा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मैं आपके पैसे फिजूल खर्च नहीं करवाना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आपके साथ मिलकर दुकान पर ध्यान दूं। उस समय नीलेश की ये बात सुनकर मनोहर जी और कांता जी को नीलेश पर एक बार के लिए तो गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि नीलेश भी विबोध की तरह खूब मेहनत करे और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। मगर नीलेश दुकान पर बैठना चाहता था। खैर, बेटे की जिद के आगे मनोहर जी और कांता जी ने घुटने टेक दिए और नीलेश दुकान पर बैठने लगा।
वहां शहर में विबोध पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। डिग्रियों की कोई कमी ना होने के कारण विबोध की बहुत अच्छी नौकरी लग गई और विबोध ने अपने गांव के घर में सारी भौतिक सुविधाओं को भरना शुरू कर दिया, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी इत्यादि। और नीलेश दुकान से घर का खाने पीने और कपड़ों लत्तों का खर्च निकाल लेता था। विबोध के बॉस मणिलाल जी को विबोध शुरू से ही पसंद था। मणिलाल जी बहुत पैसे वाले धनी व्यक्ति थे। उनकी इकलौती बेटी निशा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, मगर मणिलाल जी को एक घर जमाई की तलाश थी और वे ये बात अच्छे से जानते थे कि कोई भी पैसे वाला लड़का उनका घर जमाई नहीं बनेगा। इसलिए वे चाहते थे कि विबोध से अपनी बेटी निशा की शादी करा के उसे हमेशा के लिए अपना घर जमाई बना ले। विबोध की ईमानदारी और होशियारी से मणिलाल जी बहुत प्रभावित थे। एक रोज उन्होंने विबोध को ऑफिस के काम से घर बुलाया और अपनी बेटी निशा से मिलवाया। निशा एक पढ़ी लिखी, दिखने में सुंदर और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। निशा को विबोध पहली नजर में ही भा गया। बातों बातों में मणिलाल जी ने विबोध से अपने दिल की बात कह दी कि वे निशा की शादी विबोध से करना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वे विबोध को घर जमाई बनाना चाहते हैं। विबोध को भी निशा पसंद आ चुकी थी। वो बोला, यदि इस रिश्ते के लिए मेरे माँ पिताजी हाँ कह देंगे तो वो ये शादी कर लेगा। दूसरे दिन विबोध ने फोन पर अपने माँ पापा को ये सूचना दी और वे लोग भी शादी तय करने शहर आ पहुंचे। रिश्ता मना करने की कोई वजह ना थी, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर शादी तय कर दी। विबोध और निशा की शादी के बाद मणिलाल जी ने उनके लिए कश्मीर घूमने की टिकट्स निकाल ली और दोनों अपने हनीमून चले गए। हनीमून से लौटकर विबोध और निशा अपने गांव के घर आ गए। निशा थोड़े ही दिनों में वहां रच बस गई और ननद सीमा से उसकी खूब जमने लगी। बस 15 दिन की बात थी, इसलिए निशा ने वहां एडजस्ट कर लिया और वापस शहर लौट आई। शहर आकर वो विबोध से बोली, विबोध, मेरे पापा कह रहे थे कि उनके बंगले का पूरा ऊपर वाला फ्लोर वैसे भी खाली पड़ा है, तो हम लोग हमेशा के लिए वहां रहने चले जाएं और इससे हमारा इस घर का किराया भी बचेगा। विबोध बोला, तुम पागल हो गई हो क्या निशा? तुम चाहती हो कि मैं घर जमाई बन जाऊं? लोग और समाज वाले क्या बोलेंगे? कल को मेरे माता पिता को पता चला तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने। निशा बोली, इसमें घर जमाई वाली क्या बात है? वैसे भी वो सब हमारा ही तो है। पहले तो विबोध तैयार नहीं हुआ, मगर जब मणिलाल जी ने खुद बहुत आग्रह किया और बोले, बेटा विबोध, मेरे बाद ये करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी ही तो है। जो कल होगा उससे बेहतर है आज हो। मैं चाहता हूं कि तुम और निशा हमेशा मेरे साथ रहो। वैसे भी निशा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूं। ये सब बातें सुन विबोध को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि ऑफिस के बॉस होने के साथ साथ मणिलाल जी अब विबोध के ससुर भी थे। यहाँ छोटे भाई नीलेश की शादी के लिए शालू को पसंद किया जाता है, जो गांव की सीधी सादी लड़की थी। नीलेश की शादी में भी विबोध और निशा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि दोनों किसी फॉरेन ट्रिप पर गए हुए थे जो मणिलाल जी ने आयोजित की थी। शालू शादी के बाद अपने सास ससुर और घर सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है, जिससे उसकी ननद सीमा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे यही डर था कि कल को कहीं उसके माता पिता अकेले न रह जाएं। मगर शालू जैसी बहू पाकर सभी बहुत खुश थे। सीमा भी अब बड़ी हो गई थी, उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, जिनमें से हरीश, जो कि पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार का लड़का था, उससे सीमा की शादी तय कर दी जाती है। मगर सीमा की शादी के दौरान निशा प्रेग्नेंट होने की वजह से शादी में आने के लिए मना कर देती है और विबोध भी कहता है कि अगर मैं वहां आऊंगा तो यहाँ निशा का ध्यान कौन रखेगा। वो भी शादी में आने से मना कर देता है। विबोध और निशा तो जैसे गांव वापस आना ही नहीं चाहते थे। हर बार उनके पास गांव ना आने का एक नया बहाना होता था। विबोध भी अब निशा के रंग में पूरी तरह से रंग चुका था। दोनों को गांव से कुछ मतलब नहीं रह गया था। सब देखकर भी घर वाले कभी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। सीमा की शादी के थोड़े ही दिनों पश्चात उसकी माँ कांता जी अचानक चल बसी। तब भी सिर्फ विबोध ही घर आया था। उसकी पत्नी निशा को प्रेगनेंसी के दौरान आराम करने के लिए कहा गया था। इसी वजह से विबोध माँ के क्रियाकर्म के बाद तुरंत वापस चला गया। कुछ ही महीनों में खबर आई कि निशा के गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन ना होने की वजह से उसका अबॉर्शन करना पड़ा। इस खबर से सभी बहुत दुखी हुए। छोटी बहू शालू ने निशा से कहा कि वो बस एक बार यहाँ आ जाए तो यहाँ वे उनकी सेवा कर पाएंगी।
क्योंकि अबॉर्शन के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है। विबोध कार में बैठा कर निशा को यहाँ घर ले आया और विबोध ने यहाँ अन्य सब सुख सुविधाएं भर दी ताकि निशा को कोई कमी ना रह पाए। घर की बेटी सीमा भी अपने ससुराल से इजाजत लेकर निशा भाभी की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए मायके आ गई। यहाँ अब शालू और सीमा मिलकर निशा का खूब ध्यान रखने लगे। मगर ये क्या, उस दिन आए फोन से सीमा अंदर तक हिल गई। सीमा के पति हरीश को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, यहाँ तक कि हरीश कर्जे में डूब गया था। सीमा फोन रखकर फपक फपक कर रो पड़ी। छोटे भाई नीलेश और भाभी शालू ने सीमा को सांत्वना दी और बोले, पगली फिक्र मत कर, तेरे दो भाई हैं, हम लोग तेरी मदद जरूर करेंगे। नीलेश ने अपने भाई होने का कर्तव्य ये कहकर पूरा किया था, क्योंकि ऐसे वक्त में प्यार से बोले 2 शब्द भी दिल पर लगी चोट पर मरहम का काम करते हैं। सीमा का इस खबर के बाद किसी काम में मन नहीं लग रहा था, मगर निशा भाभी की नाजुक हालत को देखकर वो सब काम कर रही थी। रोज निशा को पूरी बॉडी मालिश सीमा ही करती थी और उसके लिए पौष्टिक खाना शालू बनाती थी। आज भी सीमा ने निशा की मालिश की और निशा बाथरूम से नहाकर आई तो अपनी सोने की चेन ढूंढने लगी। वो बोली, मैंने रोज की तरह चेन निकालकर यहीं ड्रॉर में तो रखी थी। सीमा भी निशा की चेन ढूंढने में मदद करने लगी, मगर चेन कहीं नहीं मिली। शालू रसोई से आई तो बोली, मेरी काम वाली जमुना यहाँ काम कर रही थी, मगर वो तो हमारे यहाँ तब से है जब से सीमा, नीलेश और विबोध भैया की शादी भी नहीं हुई थी। वो ऐसा क्यों करेगी? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और यहाँ निशा का माथा ठनक गया था, क्योंकि 40 ग्राम की चेन घर से गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। उसे उस रात नींद नहीं आई क्योंकि निशा को सीमा पर शक होने लगा था और दूसरे दिन सीमा अपने ससुराल जाने वाली थी। इसलिए दूसरे दिन उसने सीमा के बाथरूम में जाने के बाद विबोध से कहकर उसके बैग की तलाशी ली और उसे यूं अपमानित होना पड़ा था। ट्रेन के हॉर्न की आवाज से सीमा वर्तमान में लौटी। उसके ससुराल का शहर आ गया था। जैसे ही सीमा ससुराल लौटी, उसकी सास गंगा जी बोली, बेटा तेरा सामान कहाँ है? गंगा जी बहुत अच्छी महिला थी। उन्होंने सीमा को हमेशा बेटी सा प्यार दिया था। गंगा जी के इस सवाल पर सीमा फिर से रो पड़ी और उसने सारी घटना अपनी सास को बता दी। गंगा जी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने सीमा को गले से लगा लिया और उसे आराम करने को कहा। सीमा जाकर अपने कमरे में लेट गई, मगर उसकी आंखों से नींद गायब थी। रात को जैसे ही हरीश घर आया, उसने सारी बात हरीश को बताई और बोली, हरीश तुम्हारा व्यापार क्या डूबा? मेरे भाई भाभी ने मुझे चोर घोषित कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से इतनी दूर सिर्फ भाभी की सेवा करने गई थी। हरीश बोला, दुख के दिनों में लोग अकेला छोड़ देते हैं, ये बात तो सुनी थी सीमा, मगर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, ये आज देखा। तुम फिक्र मत करो सीमा, ये हालात भी जरूर बदलेंगे और वापस हमारी नैया किनारे पर आ जाएगी। सीमा बोली, आज से बड़े भाई भाभी से मेरा रिश्ता खत्म है हरीश। मुझे उन लोगों का मुंह भी नहीं देखना। और रही बात तुम्हारे व्यापार की, तो हम दोनों मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और अपना व्यापार फिर से जमाएंगे। वहां जैसे ही छोटे भाई नीलेश और भाभी शालू को ये सारी बात पता चली तो दोनों ने सीमा को बहुत फोन किए, मगर सीमा ने किसी का फोन नहीं उठाया, यहाँ तक कि अपने पिता मनोहर जी का भी नहीं। मनोहर जी को अपने बेटे बहू का ये व्यवहार देख बहुत दुख हुआ था, मगर वे बेचारे अब कर ही क्या सकते थे। भाभी शालू हर हफ्ते सीमा को फोन करती, मगर सीमा किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं थी। सीमा बस अपने पति के साथ मिलकर उसका व्यापार वापस खड़ा करने में लगी थी और आखिरकार 4 वर्षों की मेहनत रंग लाई। सीमा और हरीश ने मिलकर वापस अपना व्यापार जमा लिया था। सारे लेनदार को वे लोग पैसे भी दे चुके थे, जिससे उन्हें कर्जे से मुक्ति मिल गई थी। इन 4 सालों में नीलेश और शालू ने भरसक कोशिश की थी सीमा को मनाने की, मगर सीमा के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी, इसलिए उसने मायके से अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। हाँ, अपने पिता को फोन कर कभी कभार उनका हालचाल पूछ लेती थी बस। सीमा और हरीश अब वापस बुलंदियों को छू रहे थे। सीमा ने खुशी से अपने पिताजी को फोन किया। वहां से मनोहर जी बोले, आज बस हालचाल पूछकर फोन मत काट देना बिटिया, मेरी पूरी बात सुनना। तेरा पिता भी अब बूढ़ा हो चला है, जाने जिंदगी के और कितने दिन बाकी हैं। सीमा बोली, पापा ऐसी बातें ना करो, बोलो क्या हुआ? मनोहर जी बोले, बेटा थोड़े दिन पहले ही हमारी काम वाली जमुना रमन लाल जी के घर
चोरी करते हुए पकड़ी गई। जिस जमुना पर घर में सभी को बहुत विश्वास था, उसकी पोल अब जाकर खुली है। तेरे बड़े भाई भाभी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। सीमा बोली, पापा मेरे लिए अब ये सब फिजूल बातें हैं, और चाहे भाई भाभी कितने भी शर्मिंदा क्यों ना हो, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा, तेरे भाई विबोध की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो डायलिसिस पर है बेटा, जाने आगे क्या हो जाए। तू सिर्फ उससे एक बार मिलने चली जा, वो तुझसे माफी मांगना चाहता है, बस और कुछ नहीं। भाई की बीमारी की बात सुनकर सीमा का दिल पसीज गया। आखिर थी तो वो एक बहन ही, हो ना हो खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। सीमा ने हरीश को सारी बात बताई और दोनों विबोध भैया से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। विबोध और निशा दोनों सीमा को वहां आया देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने सीमा से माफी मांगी। उतने में नीलेश और शालू भी वहां आ गए। सभी एक दूसरे को इतने वर्षों बाद देख रहे थे। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बातों बातों में नीलेश से पता चला कि सभी ने अपना ब्लड चेक करा लिया, मगर किसी का भी ब्लड मैच नहीं हो रहा है। सीमा ने भी अपनी किडनी देने के लिए अपना ब्लड चेक करवाया और सीमा का ब्लड मैच हो गया। सीमा ने विबोध को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई। आज तो विबोध और निशा शर्मिंदगी के कारण जमीन में धंसे जा रहे थे। दोस्तों, कभी कभी खून के रिश्तों में भी दरार आ जाती है, मगर मुंह से कड़वे वचन निकालने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि जब कोई अपना ही घाव देता है तो फिर उस पर मरहम भी काम नहीं करता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।